हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और यूपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। हम सारा का सारा कोर्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे करेंगे। हमने लिस्ट बना दी है। जो ये आपका जो भी नया कोर्स है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। क्या क्या कितने नंबर का आने वाला है, कौन सा आपके कोर्स से फ़िलहाल इस साल के लिए हटाया गया है चैप्टर, और क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने हैं। हम सारी चीज़ विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट करेंगे। सारी नई चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने इस फ्री कोर्स को अपनाने के लिए केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि जब भी आपके काम की वीडियो हमारे चैनल पर पब्लिश्ड हो, आपको तुरंत पता चल जाए कि सर ने एक वीडियो डाल दी है। और ये हम समय रहते आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। आइए टारगेट साधते हैं अच्छे नंबरों की तरफ और बहुत अच्छे से सीखते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे यूट्यूब चैनल का साथ साथ ही दूसरी जो वीडियो हैं उनके साथ साथ ही मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक दिया है। आप उन दोनों पे जाके जुड़ जाइएगा। आप मुझसे जुड़ेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। और भी आने वाले कुछ आपके लिए ऑफर हुए, वो भी हम आपको वहीं पर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं। और आगे चलने से पहले एक और चीज़ कि ये जो वीडियो है ये केवल यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं, हर उस बोर्ड के लिए है जहां एनसीईआरटी की किताब चल रही है, जहां 11th क्लास में इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल है। हर उस बोर्ड के लिए मेरा ये वीडियो है। अगर आपकी बुक भी हॉर्नबिल है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो पक्का आपके लिए है। हम अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। मैं रीडिंग आपको करा रहा हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो रीडिंग से करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको केवल समरी बताकर काम कराऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं बिना देरी किए। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है। खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी के बारे में यहाँ बताया। पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर होता है। हम देखेंगे जरा वो अपनी दादी के किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या तस्वीर उसकी दादी को नहीं नजर आ रही है। और एक बात, इस चैप्टर में 3 फेज लेखक के उसकी दादी के साथ जो रिलेशन है उसके बताए गए हैं। ये 3 फेज पर क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है। आपको समरी चाहिए तो मैं समरी आपको दूंगा। अगर आपको रीडिंग पूरी करनी है तो मैं आपको पूरी रीडिंग करके दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। पहली लाइन देखें। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन। मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ के जैसे एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन old and wrinkled for 20 years that I had known her। भाई यहाँ पर क्या कह रहे हैं ऑथर कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी दादी माँ को 20 साल तक जाना, 20 साल से देखा, लेकिन मैंने अपनी दादी माँ में कोई बदलाव नहीं देखा। वो 20 साल पहले भी बूढ़ी थी और रिंकल्ड, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। और 20 साल बाद मैं देखता हूँ तो भी मेरी दादी माँ बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि भाई जैसे सभी की दादी माँ होती हैं वैसी मेरी भी दादी माँ थी ओल्ड, और मैंने अपनी दादी माँ को 20 साल तक देखा। जैसी मेरी दादी माँ पहले बूढ़ी और रिंकल्ड फेस थी वैसी मेरी दादी माँ अभी भी थी। और आप क्या कहते हैं, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ husband, but that was hard to believe। भाई लोगों ने क्या कहा मेरी दादी के बारे में, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते थे कि भाई मेरी दादी माँ जब जवान थी तो वो बहुत सुंदर थी, प्रीटी थी। प्रीटी मतलब सुंदर। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और हाँ उनको एक हस्बैंड भी था, उनका एक हस्बैंड भी था। दैट मीन्स मेरे दादाजी सभी के होते हैं। भाई दादा दादी होंगे तभी तो मम्मी पापा होंगे, और मम्मी पापा होंगे तभी तो हम होंगे, है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई लोग कहते हैं कि जब मेरी दादी माँ जवान थी तो वो बहुत सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन 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 मैंने तो अपनी दादी माँ को बूढ़ा देखा, मैं कैसे विश्वास करूं। दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेखक कहता है कि मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था। मुझे तो ऐसा लगता है दादी माँ ने बूढ़े ही जन्म लिया ऐसा बोल रहे हैं, देखो ठीक है।
क्या कहते हैं भाई, मुझे तो लगता ही नहीं है मेरी दादी माँ कभी जवान भी थी, वो सुंदर भी थी, उनके पति भी थे, मैं भी विश्वास नहीं कर सकता। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब फोटो, पिक्चर, ठीक है, हंग अबव द मेंटल पीस, मेरे दादाजी की जो फोटो थी वो मेंटल पीस पर, देखिएगा यहाँ साइड में मैंने आप लोगों को मेंटल पीस का एक छोटा सा फोटो, साइड छोड़िए मैंने अपना पूरा फ्रेम पर ही दिखा दिया आपको, देखें ये मेंटल पीस है। मेंटल पीस का मतलब क्या होता है, आपने मूवीज भी देखी होंगी पुरानी, मूवीज में क्या होता है, दीवार में ही चूल्हा बना होता है ना, अंगीठी टाइप, हाथ को तापने के लिए बनाते हैं, वो ठंडी जगहों पर होता है, यहाँ तो आपको नहीं मिलने वाला है, हो सकता है कि शिमला या ऊटी जैसी जगह में आपको मिल जाए देखने को। तो उसमें लकड़ी डालते हैं, चिमनी से बाहर धुआं जाता रहता है, और वहीं उसके ऊपर एक ताक सा बना होता है जहाँ वो चूल्हा, तो उस ताक के ऊपर वो मेंटल पीस था, ठीक है। इन द ड्राइंग रूम, और ये कहाँ था, ड्राइंग रूम में। तो क्या कहता है कि भाई मेरे दादाजी की जो फोटो है वो ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है उस मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। अब क्या कहते हैं अपने दादाजी के बारे में, ही वॉर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी टर्बन पहनी थी, टर्बन होती है गाइज पगड़ी, पगड़ी जो मतलब कि सरदार जी पहनते हैं ना, वो उसको पगड़ी बोलते हैं, टर्बन, है ना। मेरे दादाजी ने टर्बन पहना था, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले से कपड़े। तो क्या कहता है कि भाई हाँ, मेरे दादाजी की फोटो भी ड्राइंग रूम में टकी हुई थी, वो मेंटल पीस के ऊपर टंगी थी, तो मेरे दादाजी ने पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले से कपड़े पहने थे, मैंने देखा। हाँ, आगे क्या बोलते हैं, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि मेरे दादाजी की लंबी सफेद रंग की दाढ़ी थी और उस दाढ़ी ने मेरे दादाजी की पूरी छाती को कवर किया हुआ था, है ना। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और मेरे दादा कम से कम 100 साल के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन who would have a wife or children, भाई मेरे दादाजी की फोटो को देखते के साथ ही मुझे लगता था कि ये ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी भी व्यक्ति मतलब कि जो पति पत्नी रखते हों या फिर जिनके बेटी बेटे हों, ऐसे तो देखने में लगते ही नहीं है मेरे दादाजी। इतने बूढ़े इंसान की पत्नी कहाँ होगी, इतने बूढ़े इंसान के बेटे बेटी कहाँ होंगे, लगता ही नहीं है देखने से, ऐसा लेखक कहते हैं। और कहते हैं he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, देखने से ऐसा लगता था कि जैसे मेरे दादाजी को बहुत सारे पोते पोती हों, बस और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा अभी, यहाँ तक कवि क्या, लेखक क्या कह रहा है, कवि नहीं, कवि तो पोएम को होते हैं, लेखक कहते हैं कि भाई जैसे सबकी दादी माँ होती हैं वैसी मेरी दादी माँ भी थी। मेरी दादी माँ बहुत बूढ़ी थी और ये विश्वास करना मुश्किल था कि वो कभी जवान भी रही होंगी, उनका कि वो पति भी रहे होंगे, उनके बच्चे भी रहे होंगे, बिल्कुल मुश्किल था, जबकि लोग ऐसा ही बताते थे मुझे, और मुझे इसी बात पे विश्वास नहीं होता था। कहते थे लोग कि भाई जब मेरी दादी माँ जवान थी तो उनके पति भी थे, और मेरे दादाजी की फोटो मैंने ड्राइंग रूम में देखी, मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी जो पूरी छाती को कवर कर रही थी, उन्होंने ढीले कपड़े पहने हुए थे, वो लगता ही नहीं था कि उनकी कोई पत्नी भी होगी या उनके कोई बच्चे भी होंगे, देखने से ऐसा लगता है कि इनके तो बहुत सारे पोती पोते होंगे। यहाँ तक ऐसा लेखक ने कहा है। अब आगे लेखक क्या कहते हैं, लेखक आगे कह रहे हैं, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, जहाँ तक मेरी जो दादी माँ हैं वो यंग और प्रीटी थी, मेरी दादी माँ युवा थी और सुंदर थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार बिल्कुल रिवोल्टिंग था मेरे लिए। रिवोल्टिंग का मतलब होता है विरोधाभास पैदा करने वाला। लोग कहते थे मेरी माँ दादी माँ सुंदर हैं, मुझे विश्वास नहीं होता था, मेरे मन में विरोधाभास पैदा होता था, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी दादी माँ सुंदर नहीं है, मतलब उसने अपनी दादी माँ को बूढ़ा देखा तो उसने ऐसा उसे लगता है ना। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सुंदरता हमेशा भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब हमारी दादी माँ बच्ची थी और वो गेम खेला करती थी, वो हमें बताती कि हम ऐसे गेम खेला करते थे। आप भी बहुत सारे गेम खेलते होगे, पत्थर उछालना, पोसमपा, है ना। किस किस ने खेले हैं आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आपने अपने बचपन में कौन सा गेम खेला है और आपका फेवरेट चाइल्डहुड गेम कौन सा है जो आप अभी भी खेलना चाहोगे।
बताइएगा स्टूडेंट्स, मुझे बचपन हमें कभी नहीं खोना चाहिए। हाइड एंड सीक मुझे बहुत पसंद था। और एक होता था घड़ी की चेन, एक कान से पकड़ लेते थे और हम जाते थे छूने के लिए। एक हाथ से कान पकड़ना है और एक हाथ से छूना है, बिल्कुल क्रॉस करके पकड़ना होता था। आपने खेला है तो मुझे बताइए, अगर आपने घड़ी की चेन गेम खेला है तो मुझे बताइए, और आपको कौन सा गेम पसंद है वो भी बताइए। चलिए, गेम की बात हो गई, आगे चलते हैं। मुझे बहुत गेम पसंद है। तो वो बताती थी अपनी गेमिंग के बारे में। दैट seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जब दादी माँ हमें कहानी के बारे में बताती थी तो हमें क्या लगता था, हमें बड़ा एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, अनडिग्निफाइड का मतलब होता है, मतलब डिग्निफाइड मतलब आप कह सकते हैं कि जिसमें रिस्पेक्ट होती है, अनडिग्निफाइड मतलब अनरिस्पेक्टेड, मतलब कि अजीब सा लगता था हमें जब हमारी दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थी और हम उसे ऐसे ट्रीट करते थे। ट्रीट का मतलब हम ऐसे समझते थे मानो कि वो किसी प्रॉफिट की कहानी सुना रहे हैं। प्रॉफिट मतलब कि होते हैं लाइक जो बड़े बड़े योगी रह चुके होते हैं, पैगंबर्स होते हैं, तो पैगंबर के लिए प्रॉफिट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े योगी महाराज होते हैं जिनकी कथा होती थी, है ना, तो उनकी कहानी जैसे कि सुना रही हूँ, ऐसा हमें प्रतीत होता था मानो किसी योगी महाराज की कहानी दादी माँ हमारी सुना रही हूँ, प्रॉफिट की कहानी सुना रही हूँ, मतलब किसी पैगंबर की कहानी सुना रही हूँ, हमें ऐसा प्रतीत होता था। बड़ा अजीब लगता था कि यार ये क्या हमें कहानियाँ सुना रही हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक बात और बताइए, क्या आपके दादा दादी जी ने भी आपको कहानियाँ सुनाई हैं? अगर आपको कहानियाँ सुनाई हैं तो आप वो कहानी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं वो कहानी आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा। और बताइए कि वो कैसी आपको लगती है। ये कहानी सुनाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे सुनाइएगा ताकि मैं उस कहानी को सुन पाऊँ और इन्जॉय कर पाऊँ। चलिए आगे देखते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. जो मेरी दादी माँ थी वो कैसी थी? वो हमेशा से ही मैंने केवल देखा शॉर्ट, कम हाइट की, फैट, मोटी, स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई। मेरी दादी माँ कम हाइट की थी, मोटी थी, थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, मतलब कि क्रिस क्रॉस मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि इस तरीके से ये ठीक, ये क्या खुल गया, ये क्रिस क्रॉस हो गया, है ना। तो इसी तरीके से मतलब कि एक वेब सा बना हुआ था, मीन्स झुर्रियाँ थी मेरी दादी के चेहरे पर, रिंकल्स थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब कहीं से कहीं भी जा रही थी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ, वो झुर्रियाँ नज़र आती थी बस। No, we were certain she had always been as we had known her. ठीक है, यहाँ पर लेखक ने उन बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जो लोग कह रहे थे कि तुम्हारी दादी माँ बहुत सुंदर थी। क्या कहता, नहीं, हो ही नहीं सकता। We were certain, हमें तो बिल्कुल निश्चित था, हम तो बिल्कुल सर्टेन थे इस चीज़ को लेकर कि हमारी दादी माँ वैसी ही रही होंगी जैसे हमने उन्हें जाना, जैसे हमने उन्हें देखा, जैसे हमने उन्हें रिंकल्ड देखा, बूढ़ी देखा, वैसी रही होंगी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी भयानक ओल्ड, इतनी ज़्यादा ओल्ड कि उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती वो, इतनी बूढ़ी थी मेरी दादी माँ। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और मानो कि वो एक ही स्टेज पर आकर रुक गई हो 20 सालों तक। मतलब कि लेखक कह रहा है कि 20 सालों से मैंने अपनी दादी माँ की उम्र में कोई बदलाव नहीं देखा, वो जैसी 20 साल पहले मुझे दिखती थी वैसी 20 साल के बाद मुझे दिखती थी, मानो कि वहीं रुक गई हैं वो, मैंने कहीं देखा ही नहीं मेरी दादी माँ में बदलाव। मानो कि उनको वरदान दे दिया शिव जी ने कि बच्चा तू यहीं जीतना रहेगा, अब तेरी उम्र नहीं बढ़ेगी। आगे देखें, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। यहाँ देखें जरा, वो कह रहा है कि फिजिकली वो सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन मेरी माँ हमेशा सुंदर भी थी। देखो, इंसान मन से भी सुंदर होता है, और हो सकता है ये भी कह रहा है कि मुझे बताया लोगों ने कि मेरी माँ, दादी माँ बहुत सुंदर थी। और आगे क्या कह रहा है वो, शी होबल्ड अबाउट द हाउस, तो होबल्ड अबाउट का मतलब क्या होता है, लंगड़ा कर चलना। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये रहा देखो, होबल्ड अबाउट, तो शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ थी वो स्पॉटलेस का मतलब स्वच्छ, साफ, सुंदर, सफेद रंग के कपड़े वो पहना करती थी और उनका एक हाथ जो होता था वो रेस्ट कर रहा होता था उनकी कमर पर, वेस्ट पर, और दूसरे हाथ में होती थी रोजरी। रोजरी मतलब होती है जपने वाली जो माला होती है, आपके घर में भी होगी, आपकी दादी माँ, आपकी मम्मी हो सकता है वो यूज़ करती हैं उसका, जब वो पूजा करने बैठती हैं, ओम नमः शिवाय जपती हैं या राम राम जपती हैं, तो वो माला का यूज़ करते हैं ना, तो उसको रोजरी बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना। क्या बोलते हैं उसको? रोजरी। तो उनके, मेरी जो दादी माँ थी वो लंगड़ाते चलती रहती थी और हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनती थी, साफ कपड़े पहनती थी वो, स्पॉटलेस, और उनका एक हाथ उनकी कमर पे होता था और वो आगे की तरफ झुकती थी ना, उसको बैलेंस करने के लिए अपना एक हाथ कमर पे रखती थी। स्टूप का मतलब होता है झुकना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने झुकने को बैलेंस करने के लिए वो ऐसा करती थी और वो हमेशा कुछ ना कुछ जपती रहती थी। बीड्स का मतलब होते हैं मुनके, मुनका होता है जो बीज, एक दाना होता है ना माला का, उसको बीड बोलते हैं। तो बीड्स की एक बनी हुई रोजरी, एक माला थी, एक जपने के लिए माला बनी हुई थी। मेरी दादी माँ उस जपनी माला पर हमेशा ही कुछ ना कुछ जपती रहती थी और उसमें वो लगी रहती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। हर सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है सिल्वर कलर के बाल, मतलब सफ़ेद बाल, बूढ़े हो गए तो सफ़ेद ही होंगे। वर स्कैटर्ड अनटाइटली होते थे, मतलब कि वो बंधे हुए नहीं होते थे और वो बिखरे होते थे। स्कैटर्ड का मतलब बिखरे होना। मेरी दादी माँ के जो बाल थे वो बिखरे रहते थे, बंधे नहीं होते थे। ओवर हर पेल मतलब कि पीला पड़ा हुआ, ठीक है। पकर्ड फेस, ठीक है जी। पकर्ड फेस का मतलब रिंकल्ड फेस। पकर्ड फेस का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? रिंकल्ड फेस, मतलब झुर्रियों वाला पीला पड़ा हुआ सा जो चेहरा था, उस पर मेरी दादी माँ के बिखरे हुए बाल नजर आते रहते थे। बिखरे मतलब बिल्कुल बेकार तरीके से नहीं, ठीक है। हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन, मेरी दादी माँ के जो होठ थे वो कंटिन्यूसली मूव्ड होते रहते थे, चलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर वो करती रहती थी, ऐसी प्रेयर जो किसी को सुनाई ना दे। मेरी दादी माँ घूमती रहती थी, लंगड़ाते हुए इधर उधर चलती रहती थी। उनका एक हाथ कमर पे होता था, एक हाथ में माला होती थी और माला को वो ऐसी आवाज़ में बड़बड़ा के करती रहती थी कि किसी को सुनाई ना दे। हमेशा प्रेयर करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन, सर्दियों में जैसे माउंटेन होते हैं ना, माउंटेन पे बहुत सफ़ेद सुंदरता होती है, बिल्कुल वैसी मेरी दादी माँ थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी का मतलब होता है शांति, स्वच्छ और शांत, है ना। तो मेरी जो माँ थी बिल्कुल स्वच्छ और शांत, जो सुंदरता थी वो देखने को मिलती थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो सांस लेती रहती थी, बिल्कुल शांत रहती थी और संतुष्टि उनको, मैं उनको संतुष्टि देखता था, ऐसी मेरी दादी माँ लगती थी, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है वो कि मेरी दादी माँ सुंदर थी। अब आगे बोलते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, जब मेरे मम्मी पापा शहर में रहने चले गए तो वो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए और हम निरंतर साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह में उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंगिंग सॉन्ग, मेरी दादी माँ मोनोटोनसली अपने सॉन्ग गाती रहती थी, एक ही सुर में हमेशा। वैसे निरस बोलते हैं, एक सुर में अगर कोई गाते चला जाए उसे मोनोटोनस बोलते हैं। वाइल शी बाथड एंड रेज्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन द एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, मेरी माँ उस प्रेयर को, दादी माँ उस प्रेयर को मुझे नवाते वक्त, जब वो मुझे नवा रही होती थी और मुझे तैयार कर रही होती थी, उस वक्त उस प्रेयर को गाती थी, ये सोचते हुए कि मैं उस प्रेयर को मुजवानी याद कर लूँगा। देन शी वुड फैच
माई वुडन स्लेट। वुडन स्लेट तख्ती होती है स्टूडेंट्स, है ना। वुडन स्लेट क्या होती है? तख्ती पहले चला करती थी। तो कहते हैं फिर मेरी दादी माँ मेरी तख्ती लेकर आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, जिसको मेरी दादी माँ पहले से ही धो के रखती थी और येलो चाक से उस तख्ती को प्लास्टर कर दिया करती थी। अ टाइनी earthen ink pot and a red pen, tied them all in a bundle and hand it to me। और क्या करती थी मेरी दादी माँ? उसको येलो चौक से पहले पेंट कर देती थी, प्लास्टर कर देती थी तख्ती को। आपने तख्ती अगर देखी हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पहले प्रिपेयर किया जाता था ताकि उस पर लिखा जा सके। और एक टाइनी अर्थन इंक पॉट मतलब कि जैसे आपने देखा ना मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के करवा होता है, उसी तरीके से अर्थन इंक पॉट का मतलब मिट्टी की दवात। एक मिट्टी की दवात जो है छोटी सी, वो रखती थी, बांधती थी। और रेड पेन, एक लाल कलर का पेन बांधती थी। टाइड देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में सबको बांध देती थी और मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school। और हम स्कूल कब जाते थे? आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, हम एक ब्रेकफास्ट लिया करते थे। फिर ब्रेकफास्ट में क्या होता था? एक मोटी सी स्टील चपाती का मतलब बासी चपाती, और एक छोटी सी बटर की टिक्की उस पर होती थी। थोड़ा सा बटर होता था, टिक्की तो उस समय नहीं होती होगी, और शुगर भी उस पर बिखरी होती थी। उस चपाती को लेते थे और फिर उसके बाद हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और मेरी दादी माँ जो थी वो बहुत सारी स्टील चपातीज लेकर जाती थी, बासी चपातीज लेकर जाती थी, और ये चपाती जो है वो गांव के जो डॉग्स होते थे उनके लिए लेकर जाती थी। आगे देखें क्या बोलते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा ही मेरे साथ स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल से अटैच्ड था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो प्रिस्ट थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे, ठीक है जी, अक्षर जो होते हैं वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वो सुबह की प्रेयर भी सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन द कोरस। और जो स्टूडेंट थे वो वरांदे के किसी भी साइड बैठ जाया करते थे पंक्तियों में, और वो क्या करते थे बैठने के बाद? या तो वो अल्फाबेट एक साथ बोल रहे थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, या फिर वो प्रेयर एक साथ बोल रहे होते थे कॉरस में। कॉरस का मतलब एक साथ झुंड में गाते थे, जैसे छोटे बच्चे गाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? छोटे छोटे स्कूल में आपने देखा ही होगा। तो अभी तक क्या देखा है आपने? अभी तक ये पहला फेज चल रहा है क्योंकि दादी माँ जो हैं वो गांव में ही अपने पोते की देखरेख कर रही हैं। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठती थी मंदिर में, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब धार्मिक किताबें जो होती हैं उनको स्क्रिप्चर्स यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, होली बुक्स, उनको मेरी दादी माँ पढ़ा करती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों की खत्म हो जाती, मेरी दादी माँ अपने धार्मिक कर्मकांड खत्म कर लेती थी और मेरा स्कूल खत्म हो जाता था। We would walk back together, तो हम साथ साथ वापस आया करते थे घर की तरफ, ठीक है, देखा आपने, हम साथ साथ आते थे घर की तरफ, तो हम साथ साथ नीचे आया करते थे। आगे देखेंगे आप क्या कहते हैं। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इसी वक्त जो विलेज डॉग्स थे, जो गांव के कुत्ते थे, वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिल जाया करते थे। They followed us to our home, वो हमारे घर तक हमारा पीछा किया करते थे वो कुत्ते। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, ये जो डॉग्स थे ये कभी, ग्रॉल का मतलब होता है गुर्राना, ये गुर्राया करते थे और एक दूसरे से फाइट करते हुए हमारे पीछे चलते रहते थे। 4 चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातीज के लिए जो हम उन लोगों को
दिया करते थे। तो यहाँ तक आपने देखा स्टूडेंट्स, अभी तक क्या हुआ है, अभी तक हमें पता चला है, हमें पहले दादी माँ के बारे में पता चला, दादाजी के बारे में पता चला, और अब हमें पता चला कि किस तरीके से दादी माँ लेखक को नवाती थी, उसको तैयार करती थी। उसी समय वो एक प्रेयर गा रही होती थी ताकि लेखक उसे याद कर पाए। फिर एक बासी रोटी पर मक्खन रख के वो नाश्ता करते थे। उसकी दादी माँ कुछ बासी रोटी ले लेती थी और दोनों के दोनों फिर घर से स्कूल की तरफ चलते थे। अब स्कूल में क्या देखते हैं आप लोग, वहाँ जाके स्कूल जो था लेखक का और मंदिर एक दूसरे से अटैच्ड थे। जो प्रीस्ट थे वो लेखक को कुछ अल्फ़ाबेट सिखाते थे, प्रेयर सिखाते थे। उसकी दादी माँ मंदिर में अंदर बैठ के पढ़ाई किया करती थी। और जब उन दोनों की क्लास ख़त्म हो जाती थी, मतलब उसकी दादी माँ मंदिर से और वो निकलते थे, वो साथ में कुत्तों को रोटियाँ डालते थे और कुत्ता उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुँच जाया करते थे। अभी तक हमें ये देखने को यहाँ मिला है। आगे देखते हैं क्या होता है अब। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. देखिए यहाँ दूसरा फेज शुरू होने वाला है अब। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करें कि भाई जब पहले मेरे मम्मी पापा शहर चले गए और फिर जब वो सेटल्ड हो गए, सेटल्ड अप, कंफर्टेबली सेटल्ड अप का मतलब होता है अच्छे तरीके से उन्होंने रहन सहन कर लिया, सही तरीके से वो वहाँ पर रहने लगे, तो फिर उन्होंने क्या करा, सेंट फॉर अस। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना। सेंट फॉर का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को बुलाना चाहते हो तो सेंट फॉर, फादर सेंड मी फॉर रवि, है ना, पिताजी ने मुझे रवि को बुलाने के लिए भेजा, तो ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, ही सेंड फॉर रवि, उसने रवि को बुलाया। तो उन्होंने हमें बुला लिया जी, बुलावा भेज दिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था। अब तक हमारी, मेरी और मेरी दादाजी की जो दोस्ती थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन अब टर्निंग पॉइंट आ गया। यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, है ना भाई, गांव में तो वो स्कूल जाती थी। वो कह रहा है कि यद्यपि मेरी दादी माँ और मैं एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी माँ स्कूल तक मेरे साथ नहीं जाती थी। बदलाव देखिए, I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक मोटर बस, अब तो मैं मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाया करता था। There were no dogs in the streets. गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और अब, पहले जब गांव में कुत्ते थे तो मेरी दादी माँ कुत्तों को खाना डाला करती थी, और अब मेरी दादी माँ, स्पैरो गोरैया चिड़िया होती है स्टूडेंट्स, आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये स्पैरो का पिक लेकर आया हूँ। देखो ये स्पैरो चिड़िया है। तो स्पैरो जो चिड़िया हुआ करती थी, मेरी दादी माँ हमारे शहर वाले घर के आंगन में उनको खिलाया करती थी। अब दाना डाला करती थी चिड़ियाओं को, जब गांव में थी कुत्तों को और अब चिड़ियाओं को। लेकिन एक और बदलाव आया कि मेरी दादी माँ और मैं रहते एक ही रूम में थे, लेकिन मेरी दादी माँ मुझे कभी भी स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, और अब शहर में कुत्ते भी नहीं थे। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे साल बीते, हम एक दूसरे को कम ही देखा करते थे जी, है ना, एक दूसरे को कम ही देखा करते थे मैं और दादी माँ। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय के लिए तो वो मुझे लगातार उठाती मेरे बिस्तर से और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। When I came back she would ask me what the teacher had taught me, है ना भाई। जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझे पूछती भी थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं मेरी दादी को बताया करता कि मुझे इंग्लिश वर्ड पढ़ाए गए। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ईटीसी। तो भाई मैं, जब मेरी दादी माँ मुझसे पूछती भी क्या पढ़ाया गया तुम्हें, तो मैं बोलता भी कुछ इंग्लिश वर्ड पढ़ाए गए, मुझे ग्रेविटी का लॉ पढ़ाया गया, है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और मुझे ज्ञान दिया गया कुछ पश्चिमी विज्ञान के बारे में। ये चीज़ें मैं मेरी दादी माँ को बताया करता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे मेरी दादी माँ दुखी हो गई, वो सैड हो गई।
शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब मेरी दादी माँ इन लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी जैसे वो पहले किया करती थी गांव की क्लासेस में. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught at English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ ये इंग्लिश स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, दादी माँ उन चीज़ों से खुश नहीं थी और उन्हें ये वेस्टर्न चीज़ें पसंद नहीं थी एजुकेशन में. वो कहती थी कि वो भगवान और धार्मिक किताबों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, वो ये कहती थी मेरी दादी माँ. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान थी इस चीज़ से. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. अब ल्यूड का मतलब क्या होता है? इनडिसेंट, अश्लील. तो वो कहती हैं कि भाई मेरी दादी माँ के लिए म्यूजिक जो था वो इनडिसेंट था. ये क्या कहती है? एक अश्लील एसोसिएशन है. एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध, संगति आप कह सकते हैं. तो कहती हैं भाई मेरी दादी माँ के लिए म्यूजिक एक अश्लील कनेक्शंस थे ये, कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं होती है. ल्यूड. It was the monopoly of harlots and beggars. ये तो harlots and beggar की मोनोपोली. harlots मतलब कॉल गर्ल, प्रोस्टिट्यूट, और beggars तो आप जानते ही हैं, भिखारी. तो कहते हैं कि ये तो उन लोगों का एक अधिकार होता है म्यूजिक पे. and not meant for gentle folk. वो कहता है कि ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है मेरी दादी माँ के अनुसार. ऐसा लेखक कहता है. लेखक कहता है कि मेरी दादी माँ ये म्यूजिक से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी. वो कहती थी कि म्यूजिक जो होता है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है, ये तो जो हार्लॉट्स होती हैं यानी कि जो प्रोस्टिट्यूट्स या कॉल गर्ल्स होती हैं उन लोगों के लिए होता है, और ये बेगर्स के लिए होता है. कॉल गर्ल मतलब कि जो पैसों के लिए अपनी देह को बेचती हैं उनको कॉल गर्ल बोलते हैं. बेगर्स भिखारी लोग होते हैं. और जेंटल फॉक मतलब अच्छे लोग, कुलीन लोग, अच्छे कुल में जन्मे लोगों को जेंटल बोलते हैं. जिनकी अच्छे संस्कार होते हैं उनको जेंटल फॉक बोलते हैं. तो उसकी दादी माँ के अनुसार जो म्यूजिक है वो केवल जेंटल फॉक के लिए नहीं था. जेंटल फॉक के लिए था ही नहीं, वो हार्लॉट्स और बेगर्स के लिए. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल. दादी माँ कहती तो कुछ नहीं थी लेकिन ये सब उन लोग के लिए डिसअप्रूवल था, मतलब वो इससे कभी भी खुश नहीं थी. She rarely talked to me after that. उसके बाद वो मुश्किल से मुझसे बात करती थी, कभी करती थी कभी नहीं करती थी. ये बदलाव आया. When I went up to university, ये तीसरा फेज है. जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own. तो मुझे एक अलग रूम मिल गया. The common link of friendship was snapped. अब जो हमारे बीच में दोस्ती थी वो स्नैप्ड हो गया, खिंच गया, टूट गया, है ना. दादी माँ के और मेरे बीच का जो रिलेशन था वो टूट गया. अब वैसा नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. मेरी दादी माँ ने अपने सेक्लूजन, ठीक है, सेक्लूजन का मतलब होता है लॉनलीनेस, अकेलापन, है ना. सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? अकेलापन. तो मेरी दादी माँ ने उस अकेलेपन को अपने रिटायरमेंट के रूप में ले लिया. कैसे ले लिया? रेजिग्नेशन के रूप में. मान लिया जी, स्वीकार कर लिया. ठीक. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो जब किसी से बात करती थी तो अपने चलते हुए चरखे को कभी भी छोड़ती नहीं थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. केवल दोपहर बाद के टाइम में ही वो थोड़ा सा रिलैक्स करती थी और उस वक्त में वो स्पैरो को खाना खिलाया करती थी, है ना, छोटी चिड़िया को खाना खिलाया करती थी. वाइल शी sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. ठीक है जी. तो मेरी दादी माँ दोपहर के बाद में रोटी ले लेती थी, उसके छोटे छोटे से बिट्स, छोटे छोटे से टुकड़े कर रही होती थी. सैकड़ों चिड़ियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ मेरी दादी माँ के इर्द गिर्द बैठ जाती थी और वो बरामदा में चर्प्स किया करती थी, मतलब कि चहचहाहट की जो आवाज़ थी वो किया करती थी, है ना. बेडलैम का मतलब होता है शोरगुल, शोर शराबा, है ना. वेरिटेबल का मतलब क्या है यहाँ पर? वास्तविक, रियल. चिड़िया वहाँ पर बैठकर चहचहाती रहती थी. ठीक है. तो यहाँ तक आपने देखा कितना बदलाव आया है.
Some came and perched on her legs. कुछ चिड़िया तो उड़ के आती और मेरी दादी माँ की लेग्स पर बैठ जाती. Others on her shoulders. कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती. Some even sat on her head. और कुछ तो उनके हेड पर, सर पर भी बैठ जाया करती थी. She smiled but never shooed them away. मेरी दादी माँ स्माइल क्या करती थी, कभी उन्हें भगाया नहीं करती थी, उड़ाया नहीं करती थी. हैं, शूट अवे का मतलब होता है ड्रॉप अवे, दूर भगा देना. ड्राइव अवे का मतलब दूर भगाना, ड्रॉप अवे. तो कभी मेरी दादी माँ उन्हें ड्रॉप अवे नहीं करती थी, शूट अवे नहीं करती थी. शूट अवे मतलब भगा देना, वो केवल हंसा करती थी, मुस्कुराया करती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. ये मेरी दादी माँ के लिए दिन का सबसे खुश नसीब आधा घंटा हुआ करता था. तो आपने देखा यहाँ तक क्या हुआ कि दादी माँ जो हैं अब वो अपने आप में बिजी रहने लगी हैं. आगे क्या कहता है लेखक? When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने विदेश में जाने का निश्चय किया आगे की स्टडी के लिए, I was sure my grandmother would be upset. मुझे पूरा विश्वास था मेरी दादी माँ जो हैं वो अपसेट होंगी. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. ठीक है भाई, वो कहता है कि मैं 5 साल तक उनसे दूर रहूँगा और उनकी एज में कोई भी नहीं बता सकता इस चीज़ को कि 5 साल बाद हम मिलेंगे भी दोबारा कि नहीं. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. वो रेलवे स्टेशन पर मुझे अलविदा करने के लिए आई. बट डिड नॉट टॉक. लेकिन उन्होंने बात नहीं की. और शो एनी इमोशन, ना ही उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. वो तो बस प्रार्थना कर रही थी. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनका दिमाग भी प्रार्थना में खोया था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और मेरी दादी माँ की जो फिंगर्स थी वो रोजरी के बीट्स को बस गिन रही थी. वो मतलब कि जप रही थी, अपने जाप में बिजी थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को किस किया. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिज्ड द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact with us. और जब हम जा रहे थे तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया. ठीक है जी. चेरिश का मतलब होता है कि भाई मीन्स कदर करना. वैसे तो दिल में संजोने के लिए प्रयोग किया जाता है इस वर्ड को. तो मैंने उस मोमेंट को अपने मन में संजो लिया और मुझे ऐसा लगा कि हम अब केवल आखिरी बार हमारा फिजिकल टच है. इसके बाद मैं अपनी दादी माँ को कभी नहीं देख पाऊँगा. आगे देखें क्या हुआ. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन. 5 साल बाद मैं वापस घर आया और स्टेशन पर मेरी दादी माँ मुझे मिली. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. उस समय वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अभी भी एक भी शब्द कहने का शब्द मतलब कि टाइम मेरी दादी माँ के पास नहीं था. एंड वाइल शी clasped me in her arms. जैसे उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा. I could hear her reciting her prayers. तो मैं उनकी प्रेयर को सुन पाया जब वो अपनी प्रेयर कर रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebuke. तो क्या कहता है कि भाई जिस दिन मैं आया उस दिन भी, ठीक है ना, मेरी दादी माँ के मेरे आने के पहले ही दिन पे मेरी दादी माँ का वही रूटीन था. ठीक है. वो उन चिड़ियाओं को दाना खिला रही थी. मतलब वो उन्हीं चिड़ियाओं में बिजी थी और उस दिन भी वो उन्हीं को खिला रही थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम को मेरी दादी माँ पर एक थोड़ा सा बदलाव आया. शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड. उन्होंने हमारे नेबरहुड की जो वीमन्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने एक ओल्ड ड्रम लिया और सिंगिंग करना शुरू कर दिया. वही एक शाम को है ना, जब शाम का टाइम था तो मेरी दादी माँ ने अपनी प्रेयर छोड़ी और उन्होंने वुमन को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. उन्होंने योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाए और वो कई घंटों तक उस फटी ढोलक को
पीटती रहीं। डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है वो मतलब कि ढीली ढाली सी जो ढोलक होती है, जर्जर जो ढोलक होती है, वो उसको पीटती रहीं। ठीक है जी, कई घंटों तक पीटती रहीं। और सैगिंग का मतलब होता है वो लटकी लटकी सी है ना, उसकी जो खाल थी उसको वो पीटती रहीं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और हमें इंटरवेन करना पड़ा, मतलब हमें उनको मनाना पड़ा कि दादी माँ अब मत करो, अब मत करो, तब कहीं जाके उन्होंने ऐसा छोड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। वो पहली बार था जब से मैं जानता था उस समय मेरी दादी ने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने कहा कि भैया छोटा सा बुखार है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। मेरी दादी माँ की अलग विचारधारा थी, उन्होंने अलग सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने कहा उसका अब अंत आ गया है, उनका अंत आ गया है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि उनका जो अंत है वो नियर आ गया है, और उन्होंने कुछ समय पहले ही, है ना, ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का जो आखिरी चैप्टर है उसके खत्म होने से कुछ समय पहले ही उन्होंने प्रार्थना को त्यागा है। ओमिट क्या, ओमिट का मतलब छोड़ना। तो उन्होंने प्रार्थना को कब त्यागा? उनके जीवन के जो चैप्टर है उसके खत्म होने से कुछ समय पहले ही। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो हमसे बात करने में कोई ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। शी लay पीसफुली, वो बिल्कुल शांति से लेट गई। इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, बिल्कुल शांति से बिस्तर में लेट गई और अपनी प्रार्थना करने लगी। अपने मन के को, अपने बीजों को फिर से वो भगवान का नाम जपते हुए बदलने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग and the rosary fell from her lifeless fingers। इससे पहले कि हमें संदेह होता, सस्पेक्ट का मतलब संदेह, हम समझ पाते कुछ, उनके जो लिप्स थे वो रुक गए मूव होना। उनकी जो रोजरी थी, जो माला थी, उनके लाइफलेस हैंड से गिर गई। लाइफलेस मतलब कि उनमें लाइफ नहीं बची, वो एक्सपायर हो गई, डेड हो गई। उनके हाथों से, उनकी उंगलियों से वो माला गिर गई। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और हमारी जो दादी माँ है, अब शांति ने हमारी दादी माँ को जकड़ लिया। मतलब कि जो शांति होती है, मतलब कि पालर का मतलब क्या होता है भाई, फेडिंग कलर। जो फेडिंग कलर है वो मेरी दादी माँ के चेहरे पर आ गया। जैसे जब इंसान जीवित होता है तो उनके जो रंग रूप होते हैं अलग होते हैं, तो मेरी दादी माँ का जो रंग है वो थोड़ा सा उतरने लगा। जैसे मृत होने के बाद लोगों का कलर पीला पड़ने लगता है, और हमें पता था कि वो हमारी दादी माँ एक्सपायर हो गई हैं। तो जब उनकी दादी माँ एक्सपायर हो गई तो क्या कहते हैं वो, वी लिफ्ट हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उतारा। एंड एज अ कस्टमरी laid हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। तो क्या कहते हैं, एक रिवाज के तौर पर हमने अपनी दादी माँ को बेड से उतारा और फिर उनको ज़मीन पर लिटाया और एक रेड श्राउड, लाल रंग का श्राउड, उनको हमने कफन उनको उड़ा दिया। ठीक है, कस्टमरी का मतलब रिवाज के अनुसार, है ना, कस्टमरी मतलब रिवाज के अनुसार। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। वो क्या कहते हैं कि भाई कुछ समय का मौन करने के बाद, कुछ समय का विलाप करने के बाद हमने हमारी दादी माँ को अकेले छोड़ दिया कि फ्यूनरल की, अंतिम संस्कार की तैयारी कर सके। तो कुछ समय मॉर्निंग करने के बाद, विलाप करने के बाद, मीन्स थोड़ा शांत होने के बाद हमने तैयारी की उनकी फ्यूनरल की। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, है ना। क्रीमेट का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, है ना। और क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है अर्थी, है ना।
तो क्या कह रहे हैं कि भाई शाम को हम अर्थी लेकर उनके रूम में गए ताकि हम उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा सकें। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके रूम में सूरज की प्रकाश आ रही थी। एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो वरामदा था वो भी बिल्कुल गोल्डन लाइट में ब्लेज हो रहा था, चमक रहा था। ठीक है जी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते में रुके। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में हम आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द वरादा, पूरे वरादा में। एंड इन हर रूम, और उनके रूम में। राइट अप टू वेयर शी ले, जहाँ पर वो लेटी हुई थी। डेड बॉडी जहाँ हमारी दादी माँ की थी वहाँ, और पूरे वरादा में। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, है ना, उन्होंने रेड श्राउड को रैप कवर करके उन्होंने लेटी हुई थी, मतलब हमने रेड श्राउड में उनको कवर किया था ना। तो पूरे वरांडा में उनके रूम में जहाँ पर वो रेड श्राउड में कवर मेरी दादी माँ लेटी थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी फ्लोर पर, स्कैटर्ड बिखरी हुई थी, कुछ यहाँ बैठी थी कुछ वहाँ बैठी थी। देयर वर नो चर्पिंग, वो उस दिन चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स को देखकर दुख हुआ। एंड माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी दादी माँ ने छोटी छोटी टुकड़ों में उन रोटियों को तोड़ा। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स मतलब पीसेस। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू टू देम, और ये उनकी तरफ फेंकी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को लेकर गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर ने उन टुकड़ों को डस्टबिन में डाला। तो देखा आपने, ये पूरी स्टोरी थी। इसमें 3 फेज दिखाए गए हैं। एक फेज जब लेखक अपनी दादी माँ के साथ गांव में था, दूसरा फेज जब वो शहर में आ गया, और तीसरा फेज जब वो कॉलेज में चला गया। और आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और आप मुझे ये भी बताएं, क्या आप समरी चाहते हैं या इसी तरीके से थोरोली मैं आपको पढ़ाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।